हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी बेहतर होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे ढंग से चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12 बायोलॉजी एनसीईआरटी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, जो कि आपके 2 नंबर के लिए पेपर में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसके पहले भी हमने 2 अंकों की 2 इंपॉर्टेंट सीरीज आपको करा दी है। यदि अभी तक आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। और बिल्कुल भी आपको जो 2 वीडियो प्रोवाइड करा दी गई है उनको आप अच्छे से तैयार कीजिए। और इसके अलावा जो क्वेश्चन वहां पे छूट गए हैं वो भी हमने आपको जब चैप्टर वाइज चैप्टर क्वेश्चन कराए हैं तो वहां पे प्रोवाइड कराया है, तो आप वहां पे भी जाकर के देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में यहाँ पे हम 5 इंपॉर्टेंट प्रश्न देखेंगे जो कि 2 नंबर के लिए आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो आइए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है ट्यूबेक्टोमी। तो ट्यूबेक्टोमी क्या होती है? देखिए यह एक जनसंख्या नियंत्रण की एक तकनीक होती है, यानी इस विधि का प्रयोग बेसिकली पॉपुलेशंस के कंट्रोल के लिए किया जाता है, यानी जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए किया जाने वाली यह तकनीक है। और इस विधि में किया क्या जाता है कि कोई भी फीमेल्स या स्त्री के जो अंडवाहिनी या फैलोपियन ट्यूब होती है इसको काट करके क्या कर दिया जाता है, बांध दिया जाता है। अब बताइए, जब किसी भी स्त्री की अंडवाहिनी या फैलोपियन को काट करके बंद कर दिया जाएगा जिससे निषेचन की क्रिया क्या होगा, नहीं हो पाएगी। अब जब निषेचन की क्रिया नहीं हो पाएगी तो आगे किसी भी प्रकार के बच्चे होने की संभावना नहीं रहेगी। तो ट्यूबेक्टोमी का मतलब क्या है कि यह स्त्रियों में परिवार नियोजन की या जनसंख्या नियंत्रण की एक तकनीक होती है। और बेसिकली इस विधि में क्या होता है कि जो स्त्रियों की अंडवाहिनी नलिका या फैलोपियन ट्यूब होती है इसको काट करके बांध दिया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप निषेचन नहीं हो पाता है। इस विधि को ही हम या इस क्रिया को ही हम क्या कहते हैं, ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। इसके विपरीत दूसरा है वैसेक्टोमी। दोनों क्वेश्चन एक दूसरे के अपोजिट हैं और दोनों क्वेश्चन पेपर में कई बार पूछे जाते हैं। वैसेक्टोमी क्या होता है? वैसेक्टोमी क्या हो जाता है, यह भी परिवार नियोजन के लिए ही अपनाई जाने वाली विधि होती है, या हम ये कह सकते हैं कि यह भी जनसंख्या नियंत्रण की एक तकनीक है। यहां पे बस अंतर क्या हो जाएगा, वहां पे ट्यूबेक्टोमी में महिलाओं की नसबंदी थी और यहां पे ये पुरुषों की नसबंदी है। यानी यहां पे इसके कहने का रीजन क्या है कि इस विधि में क्या होता है कि जो पुरुषों द्वारा अपनाई जाने वाली बेसिकली विधि होती है, और इसमें क्या होता है जो पुरुषों की जो शुक्राणु नलिका होती है या जिसको हम वास डिफरेंस कहते हैं, पुरुषों की शुक्राणु नलिका को काट करके बांध दिया जाता है। अब जब शुक्राणु नलिका को ही काट करके बांध दिया जाता है, जब पुरुषों की शुक्राणु नलिका को ही काट करके बांध दिया जाएगा तो शुक्राणु आगे निषेचन के समय नहीं आ पाएंगे। और इस प्रकार से जब शुक्राणु और अंडाणु आपस में नहीं मिल पाएंगे तो निषेचन की क्रिया नहीं हो पाएगी। अब जब निषेचन की क्रिया नहीं हो पाएगी तो किसी भी प्रकार के बच्चों की होने की संभावना ही नहीं होगी, ना तो जाइगोट बनेगा, ना ही भ्रूण बनेगा और ना ही बच्चे होंगे। तो कुल मिलाकर के ये ट्यूबेक्टोमी और वैसेक्टोमी दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। बस फर्क क्या है यहाँ पे कि ट्यूबेक्टोमी जो है यह महिलाओं की नसबंदी है और वैसेक्टोमी जो है यह पुरुषों की नसबंदी है। तो एक दूसरे के सेम अपोजिट है और दोनों क्वेश्चन पेपर में कई बार पूछे भी जा चुके हैं। अगला क्वेश्चन है कृत्रिम गर्भाधान, या इसको हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेंस कहते हैं। इंग्लिश के अंदर इसको हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेंस कहते हैं। ये क्वेश्चन भी पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए कृत्रिम गर्भाधारण या हम कह सकते हैं कि जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेंस होती है इसकी डिफिनेशन क्या होती है। देखिए नर से कृत्रिम यंत्रों द्वारा, किसी भी मेल से कोई भी कृत्रिम यंत्रों के द्वारा वीर्य को एकत्रित करके, यानी जो वीर्य सीमेन होते हैं इसको एकत्रित करके उसे स्वच्छता पूर्वक यदि मादा की जननेंद्रिय में सही जगह पर व उचित समय में, यानी सही समय में और उचित जगह पर यदि प्रविष्ट कराया जाता है, इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, कृत्रिम गर्भाधान या आर्टिफिशियल इंसेमिनेंस कहते हैं। और इस विधि में आपको ये भी इस विधि में क्या फायदा है कि इसमें किसी भी प्रकार से नर व मादा युग्मक का आपस में समागम होना आवश्यक नहीं होता है। तो इस विधि में सबसे पहला प्रॉफिट या हम ये कह सकते हैं एडवांटेज क्या है कि इसमें नर व मादा युग्मक के आपस में समागम होने की या मिलने की जरूरत भी नहीं होती है। यदि हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसकी देखिए कई सारे एग्जाम्पल हैं, गाय हो गई, भैंस हो गई, इनमें कई सारे एग्जाम्पल किए जाते हैं जो कि कृत्रिम गर्भाधान के अंतर्गत आते हैं। क्या होता है कि कोई भी जो नर है उनसे कृत्रिम यंत्रों के द्वारा वीर्य या सीमेन को एकत्रित कर लिया जाता है और उसको स्वच्छता पूर्वक मादा के जननेंद्रिय में सही जगह पर प्रविष्ट करा दिया जाता है, जिससे आगे की प्रक्रिया वहां पे संपन्न होती है। इस विधि को हम कृत्रिम गर्भाधान या आर्टिफिशियल इंसेमिनेंस कहते हैं। और इस विधि में क्या होता है कि आपस में नर व मादा युग्मक का समागम होना भी आवश्यक नहीं होता है। कभी कभी देखिए कृत्रिम गर्भाधारण के महत्व भी पेपर में पूछ दिया जाता है।
तो कृत्रिम गर्भधारण का महत्व क्या है? पहला क्या है कि इसके द्वारा हम उत्तम नस्ल की चयनित नर के वीर्य से एक ही समय में अधिक, या हम कह सकते हैं कई सारी मादाओं को गर्भित करा करके असली नस्ल की पीढ़ी तैयार की जाती है। इस विधि का सबसे पहला प्रॉफिट तो यही है कि उत्तम नस्ल के चयनित नर को प्राप्त किया जा सकता है, और इसके अलावा इस विधि का उपयोग जो है हम इसमें भी कर सकते हैं कि कोई भी एक ही समय है और एक ही समय में हम कई सारी मादाओं को गर्भित करा सकते हैं, और उससे हम असली नस्ल के चयनित जो पीढ़ी वाले जीव हैं उनका विकास कर सकते हैं। और दूसरा इसका इंपॉर्टेंस या महत्व क्या है कि कृत्रिम गर्भाधान में कोई भी लैंगिक बीमारियों का खतरा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि आपस में मेल व फीमेल जो पार्ट है वो आपस में मिलते ही नहीं है, तो आपस में यहाँ पे नर व मादा युग्मक जो है आपस में मिलते ही नहीं है, इनका एक दूसरे से मिलना कोई भी आवश्यक नहीं होता है। तो इस प्रकार से इनमें कृत्रिम बीमारी या लैंगिक बीमारियों का भी खतरा नहीं रहता है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि अंतःगर्भाशयी युक्तियां। अंतःगर्भाशयी युक्तियां, इसको हम कहते हैं इंग्लिश में IUD। IUD का मतलब होता है इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। इंट्रा यूटेराइन डिवाइस का मतलब होता है अंतःगर्भाशयी युक्तियां, यानी देखिए ऐसी युक्तियां जिनको कि हम गर्भाशय के अंदर जो है प्रवेश करा सकें और गर्भाधारण को रोक सकें। यही प्रक्रिया क्या है? अंतःगर्भाशयी युक्तियां। तो देखिए इसमें क्या होता है कि इस विधि में एक प्लास्टिक, कॉपर या स्टेनलेस स्टील की बनी एक कोई भी वस्तु होती है। अब बेसिकली यदि वो वस्तु कॉपर की हो तो और बढ़िया है, ये टी आकार के हो सकते हैं या कई आकार की होती है। तो मुख्य रूप से जो टी आकार की कॉपर की नली होती है यही अधिकतर जो है वस्तु यूज की जाती है। तो यह एक प्लास्टिक, कॉपर या स्टेनलेस स्टील की बनी कोई भी वस्तु होती है जिसको हम क्या कहते हैं, गर्भाशय में स्थापित कर दिया जाता है। इस वस्तु को गर्भाशय में स्थापित कर दिया जाएगा, और होता क्या है कि यह शुक्राणु को गर्भाशयी नलिका में प्रवेश करने से रोकती है। गर्भाशय की नलिका में प्रवेश करने से शुक्राणुओं को यह जो वस्तु है कॉपर या स्टेनलेस स्टील की, यह रोक देती है। और इसके अलावा क्या करती है, अंतःगर्भाशयी जो युक्तियां होती है यह प्राथमिक रूप से शुक्राणुओं की गतिशीलता को भी बाधित कर देती है, यानी जो स्पर्म की गतिशीलता होती है उनको भी रोक देती है, और इसके अलावा शुक्राणुओं को क्षतिग्रस्त कर देती है, यानी नुकसान पहुंचाती है। इस प्रकार गर्भाशय में ये शुक्राणुनाशी का कार्य करते हैं। और ये जो अंतःगर्भाशयी युक्तियां होती है ये गर्भाशय के अंदर शुक्राणुओं को नष्ट करने का भी कार्य करती है। इसीलिए तो लिखा है कि जो गर्भाशय के अंदर है ये शुक्राणुनाशी का भी कार्य करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि अंतःगर्भाशयी युक्तियां क्या होती है। गर्भाशय के अंदर स्थापित करने के लिए कॉपर या प्लास्टिक या स्टेनलेस स्टील की बनाई गई एक वस्तु होती है जो कि टी आकार की या दूसरे आकार की भी हो सकती है। अब इस टी आकार की वस्तु को बेसिकली जो कॉपर की होती है या स्टेनलेस स्टील की, इसको गर्भाशय के अंदर रोपित कर दिया जाता है या गर्भाशय के अंदर स्थापित कर दिया जाता है, जिससे कि क्या होता है, शुक्राणु जैसे ही गर्भाशय के अंदर प्रवेश करते हैं वैसे ही ये शुक्राणुओं को नष्ट कर देते हैं और उनकी गतिशीलता को भी नष्ट कर देते हैं, और इस प्रकार से निषेचन की क्रिया नहीं हो पाती है। यानी ये मुख्य रूप से गर्भाशय में ये शुक्राणुनाशी का काम करते हैं, और ये गर्भधारण को रोकने की एक अच्छी तकनीक है। तो ये आपको याद रखना है, क्योंकि शॉर्टकट में कभी कभी अंतःगर्भाशयी युक्तियां भी आपसे 2 नंबर में पेपर में पूछ सकता है। इसके बाद वन ऑफ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपके पेपर में 2 या 3 नंबर में भी आ सकता है। देखिए जनसंख्या वृद्धि के कारण लिखना है। कई बार दोस्तों पेपर में रिपीट हुआ क्वेश्चन है, तो आपको जनसंख्या वृद्धि यानी पॉपुलेशन के ग्रोथ होने के क्या कारण है जिससे कि जनसंख्या में लगातार वृद्धि हो रही है, ये आपको बताना है। देखिए जनसंख्या में वृद्धि होने का जो सबसे पहला रीजन है वो क्या है, जन्म दर में वृद्धि। देखिए दिन आए दिन जो जन्म दर होती है इनमें लगातार जो है वृद्धि हो रही है, जिस कारण से जनसंख्या तो बढ़ेगी ही। और इसके बाद जो मृत्यु दर है इसमें भी क्या हो रही है, मोर्टिलिटी में भी कमी आती जा रही है। अब जब जन्म दर में वृद्धि होगी और मृत्यु दर में कमी आएगी तो जाहिर सी बात है कि जनसंख्या जो है वृद्धि होगी और तीव्रता से जनसंख्या बढ़ेगी। अगला है प्रजनन दर का उच्च होना। देखिए अब क्या हो गया, आजकल महिलाओं में या फीमेल्स में हम कह सकते हैं कि जो प्रजनन दर है वो उच्च हो गए, यानी कम उम्र में ही जो महिलाएं होती है वो प्रजनन के लिए सक्षम हो जा रही हैं, जिस कारण से भी ये भी एक रीजन है जनसंख्या वृद्धि का। अगला कारण है कि निरक्षरता एवं सामाजिक कुरीतियां। इसका ये एक मोस्ट कारण ये भी है कि निरक्षरता एवं समाज में जो कई सारी कुरीतियां व्याप्त है, जिसके कारण भी जनसंख्या वृद्धि जो है इसका प्रमुख कारण बनती है। अगला है कि कम उम्र में विवाह तथा कम उम्र में ही जनन की दृष्टि से परिपक्व हो जाना। जैसा कि हमने आपको पहले ही बता चुका है कि क्या होता है कि कम उम्र में ही लड़कियों का विवाह कर दिया जाता है, जिस कारण से ज्यादा जनसंख्या जो है इनकी वृद्धि हो जाती है। क्योंकि कम उम्र में यदि विवाह कर दिया जाएगा तो बच्चे भी क्या होंगे,
इनकी जन्म दर में भी क्या होगी, ग्रोथ होगी। तो इस प्रकार से दोस्तों यहां पे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चनों को आप विधिवत रूप से तैयार करिएगा, क्योंकि यहां इसके अलावा, अब देखिए इसके अलावा आपको यहां से 2 क्वेश्चन और तैयार करना है। एक क्वेश्चन हमने यहां पे क्या छोड़ दिया, टेस्ट ट्यूब बेबी, जो कि आपका वन ऑफ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। टेस्ट ट्यूब बेबी हमने आपको पहले भी पढ़ा चुका है, तो यदि आप देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, वहां पे आपको टेस्ट ट्यूब बेबी आप सर्च करेंगे तो वहां पे आपको मिल जाएगा। और इसके अलावा हमने आपको एक क्वेश्चन यहां पे और ऐड नहीं किया है, वो है क्या, एमनियोसिंथेसिस। तो एमनियोसिंथेसिस बेसिकली 3 नंबर के क्वेश्चन में भी पूछा जाता है कभी कभी, तो 2 या 3 नंबर के हिसाब से उसको भी आपको तैयार करना है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट कीजिएगा, साथ ही साथ दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।